सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2025 में आपके लिए होने वाला है, 6 वाले बच्चों के लिए, उनका नया पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्या क्या बदलाव हुए हैं या फिर कौन कौन से चैप्टर इस साल जो है बच्चों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने कुल मिला के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने कुल मिला के मार्क्स होंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगी। मानसिक योग्यता होगी, गणित या जो भी है सब्जेक्ट्स, आपके सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए या फिर आपका बच्चा किस साल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज होगी, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय की हो, सैनिक स्कूल की हो, वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ताकि आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पे मिले और आपका बच्चा JNV की ओर या सैनिक की ओर, जिसकी आपका बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी ओर अग्रसर रहे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे और यही आपकी प्रिपरेशन का बहुत सही समय है। आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दिया है कि फॉर्म आपके आ चुके हैं, फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, घर बैठे आप अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं कक्षा 6 का नया पैटर्न और नया सिलेबस क्या है। इससे पहले मैं कंटिन्यू करूं, स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं, यदि आपका बच्चा घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, सैनिक की प्रिपरेशन करना चाहता है, ऑलराउंडर BSS के एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल करें। वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ होगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ऑलराउंडर BSS सर्च करें और हमारे ऐप को इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक फोन नंबर शो हो रहा होगा 7610879108, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में और जानकारी के लिए। आइए बात करेंगे नए पैटर्न और नए सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू पैटर्न क्या है, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है। तो जो पिछले साल का पैटर्न था वही पैटर्न है, लेकिन ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये है लेटेस्ट पैटर्न, जहां पर कुल मिलाकर बच्चे को एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता, दूसरा मैथमेटिक्स मतलब कि गणित, तीसरा लैंग्वेज मतलब कि भाषा। ठीक है, अब इसमें क्या बात होती है, जो मीडियम आपके बच्चे ने चूज किया हुआ होगा, जैसे किसी बच्चे ने लेट्स से इंग्लिश मीडियम चूज किया है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो बोलेंगे मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज में उनकी होगी इंग्लिश लैंग्वेज। और जो बच्चों ने मान लीजिए हिंदी मीडियम चूज किया है तो उनकी मानसिक योग्यता, गणित, भाषा मतलब कि हिंदी भाषा जो है उनसे पूछी जाएगी। तो ये मत सोचना कि जो बच्चों ने इस मीडियम से फॉर्म भरा है उसको हिंदी भी पूछी जाएगी, नहीं। जो बच्चों ने हिंदी पूछी, मान लीजिए फॉर्म भरा है, उसको ये भी पूछा जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मीडियम आपने चूज किया है उसी मीडियम से आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए बात करते हैं मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के। कुल मिला के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के 50 नंबर की मेंटल एबिलिटी मतलब की मानसिक योग्यता होती है। तो कुल मिलाकर के 80 प्रश्न होते हैं 100 नंबर के, उसमें से आधे प्रश्न 40 प्रश्न सिर्फ मानसिक योग्यता के होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। कुल मिला के 50 नंबर। इसके बाद आपकी आती है गणित मतलब की मैथमेटिक्स। इसके अंदर 20 प्रश्न कुल मिला के आपसे पूछे जाते हैं और वो 20 प्रश्न 1.25 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो कुल मिलाकर के 25 नंबर की गणित यानी कि मैथमेटिक्स आती है। फिर आपकी आती है लैंग्वेज यानी कि भाषा। उसमें कुल मिला के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, हर प्रश्न 1.25 नंबर का। कुल मिलाकर के 25 नंबर की आपको जो है लैंग्वेज मतलब की भाषा पूछी जाती है। ओवरऑल 80 प्रश्न, हर प्रश्न 1.25 नंबर का, 100 प्रश्न 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 2 घंटे का आपको समय मिलता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का समय मिलता है। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड या विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों को आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, जो बच्चे नॉर्मल हैं उनको मिलते हैं 2 घंटे और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है एग्जाम देने के लिए। अब इस एग्जाम की सबसे बड़ी बात क्या है, खासियत क्या है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग क्या होती है कि जहां पर बच्चे के मान लीजिए कुल मिलाकर 100 प्रश्न थे, उसमें से बच्चे ने 50 प्रश्न सही किए, 50 प्रश्न गलत किए,
तो जो 50 प्रश्न सही किए उसके उसको 1.25 के हिसाब से मार्क्स मिल गए, है ना। अब वो मान लीजिए उसको कुल मिलाकर के 70 नंबर मिल गए। अब लेकिन जो 50 प्रश्न गलत किए उसके इसमें से नंबर और कट जाएंगे, यानी कि वो 50 प्रश्नों के जो मार्क्स थे वो तो कट गए, एक्स्ट्रा कटते थे, वो होता है माइनस मार्किंग। लेकिन वो कंसेप्ट इस एग्जाम में नहीं है, तो बच्चे को पूरे के पूरे 80 में से 80 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने जो है चैप्टर्स पूछे जाते हैं। बात करते हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, कुल मिलाकर के 10 चैप्टर पूछे जाते हैं 50 नंबर के। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स यानी कि गणित के अंदर 13 चैप्टर, कुल मिलाकर के 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और भाषा मतलब कि लैंग्वेज के अंदर 7 चैप्टर हैं 25 नंबर के, कुल मिलाकर के 100 नंबर के चैप्टर आते हैं, 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने चैप्टर हैं कुल मिला के? 30 चैप्टर, 30 चैप्टर मात्र आपसे पूछे जाते हैं इस पूरे एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, अब आइए एक एक चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मानसिक योग्यता के चैप्टर के बारे में, ओड वन आउट यानी कि असंगत को छांटना। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो भी है ना, चाहे वो मानसिक योग्यता है, गणित है, लैंग्वेज है, ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं बहुत समय पहले। साथ ही हम लोग अच्छी प्रिपरेशन दे रहे हैं हमारे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर, तो वो भी आप इंस्टॉल करके वहां से कोचिंग ले सकते हैं। सारा सिलेबस हमारे द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करें असंगत को छांटना। इसके अंदर क्या होता है कि असंगत यानी कि जो संगत नहीं होता, जो सबसे डिफरेंट होता है, उसको हमें छांटना होता है। कुछ इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें जो है चूज करना होता है। जैसे कि यहां पर इसके अंदर सही उत्तर क्या हो गया? ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाकी सब में सर्किल है और इसके अंदर सर्किल नहीं है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के 4 प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं सिमिलर फिगर्स यानी कि समान आकृति। समान आकृति में क्या होता है कि 5 आकृतियां दी गई होती हैं, 5 फिगर्स आपको दिए गए होते हैं। इसमें से एक फिगर ये हो गया। अब इसके जैसा के जैसा एकदम सेम कौन सा है? बाकी सारे भी आपको सेम दिखेंगे, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम कौन सा है, वो ऑप्शन आपको जो है इसमें से चूज करना होता है। ठीक है, ये हो गया सिमिलर फिगर्स यानी कि समान आकृति। इसके भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन यानी कि आकृति पूरक। आकृति पूरक में क्या होता है कि किसी भी एक, मतलब यहां पर भी आपको 5 आकृतियां मिलती हैं, 5 फिगर्स मिलते हैं, उसमें से एक भाग जो है, एक पार्ट जो है वो मिसिंग होता है। तो यहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आ सकता है ताकि ये आकृति कंप्लीट हो जाए, ये फिगर कंप्लीट हो जाए, वो ऑप्शन हमें चूज करना होता है। ओके, तो अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, क्योंकि ये सी वाला जो है यहां पर बिल्कुल सही से फिट हो जाएगा। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके भी देखिए 4 ही प्रश्न आते हैं, इसके भी 4 प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं 4th चैप्टर के बारे में। चौथा चैप्टर क्या है? सीरीज कंप्लीशन यानी कि श्रृंखला पूर्ति। अब सीरीज कंप्लीशन क्या होता है? सीरीज कंप्लीशन के अंदर क्या होता है कि आपको 8 जो है आकृतियां दी गई होती हैं, 8 फिगर्स दिए गए होते हैं। यहां पर मैंने 4 दिखाए हैं, 4 इसके होते हैं उत्तर आकृतियां। तो अब यहां पर ये क्या है ना, ये सारी आकृतियां, ये सारे फिगर्स क्या एक सीरीज में है, एक श्रृंखला में है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये हमें बताना होता है। तो ये इसके भी 4 प्रश्न आपको जो है पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉजी यानी कि वर्गीकरण। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही संबंध इनके बीच में होगा। तो यहां पर क्या आएगा ये बता दो। इसके भी 4 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर, छठा चैप्टर, मिरर इमेजिंग, दर्पण प्रतिबिंब। इसके अंदर आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वाटर इमेजिंग यानी कि जल चित्र भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मिरर में क्या होता है कि एक यहां पर मिरर सेट हो रखा होता है, जल में क्या होता है कि ये मिरर उल्टा हो जाता है, बस यही एक फर्क होता है। तो इसमें हमें बताना क्या होता है कि जहां पर मिरर है तो उसके उस साइड में अगर हम उसके अंदर देखते हैं तो ये आकृति किस प्रकार से दिखेगी, तो ये घूम जाएगी। तो घूमने के बाद किस प्रकार से दिखेगी ये हमें बताना होता है। ऑलमोस्ट यही होगा, ये नहीं होगा, इसके नीचे जाएगा तो ये घूमने के बाद नीचे आ जाएगा। तो सी हमारा उत्तर इसके अंदर बैठता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के भी 4 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूरक
यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर को हमें कंप्लीट करना है। अब यहां पर देखो एक ट्रायंगल बन सकता है, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, किसको जोड़ने पे बन जाएगा, तो यहां पर देखो जैसे कि हमने इसको कंप्लीट किया तो क्या चीज बन रही है आपके सामने, आपके सामने एक चीज बन रही है, ये देखिए। तो कौन सा मैच कर रहा है यहां पर हमारा ये वाला मैच करेगा, देखो ये वाला मैच करेगा। तो इसके भी ऐसे जो है 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारा 8वां चैप्टर, फोल्डिंग द पेपर, यानी कि कागज को मोड़ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक, मान लीजिए व्हाइट पेपर है, खाली कागज है, भरा कागज है, कोई भी एक है, उसको पहले ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा, यानी कि वो आपको पहले से बता देगा कि हमने इसको इस प्रकार से मोड़ा है, फिर उसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया। अब कट करने के बाद खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो ऐसे भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा सबसे खास, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से इसमें जो हार्ड थोड़े से बच्चों को लगते हैं। 9वां चैप्टर, 9th चैप्टर, इसके भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिगर फॉर्मेशन, आकृति निर्माण, हमें कुछ है ना आकृति के भाग दिए गए होते हैं, पार्ट्स दिए गए होते हैं, उनको मिला करके कौन सी आकृति बन सकती है वो हमें बताना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर 1 2 और ये मिल गए 3, अब इनको मिला करके कौन सा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, तो मतलब मैच नहीं करेगा। हमारे पास तो जो भाग दिए गए ना वही भाग है ना हमारे पास, तो ये मैच नहीं करेगा। अब इन सब में अगर हम लोग देखें तो ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, तो अपना बी जो है सही उत्तर होता है। क्या होता है यहाँ पर, ऐसे में बी जो है सही उत्तर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारा लास्ट मानसिक योग्यता का चैप्टर, एम्बेडेड फिगर्स, यानी कि सन्निहित आकृति। सन्निहित आकृति में क्या होता है कि एक छिपी हुई आकृति होती है, जैसे कि ये है, तो ये आकृति इनमें कहां पर छिपी हुई है, तो हमें वो जो है उत्तर हमें बताना होता है। तो बी जैसे कि यहां पर सही उत्तर है। ऐसे भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर चैप्टर हो गए 10, हर चैप्टर में 4 प्रश्न, मतलब कि 40 प्रश्न हो गए। अब अगर हम बात करें कि सर ये बता दो कि सबसे खास चैप्टर कौन सा है जहां पर हमें ज्यादा मेहनत करनी है, वो सबसे पहला तो है फोल्डिंग द पेपर। यहां पर बच्चे जो है ऑलमोस्ट फंस जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो लगभग मैच होते हैं, मतलब सेम होते हैं, इस कारण से बच्चे जो है फंस जाते हैं। पहली बात तो ये हो गई फोल्डिंग द पेपर्स। फिर अगर हम बात करें तो देखिए, ओड वन आउट थोड़ा सा हार्ड बच्चों को लगता है, लेकिन अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बट ये भी थोड़ा हार्ड में आप मान सकते हो, हार्ड नहीं तो मीडियम तो ये पक्का है, ठीक है। सिमिलर फिगर सबसे आसान है, पैटर्न कंप्लीशन बहुत आसान है, सीरीज कंप्लीशन में थोड़ा बहुत कहीं कहीं जाकर के बच्चे फंस जाते हैं, जहां पर 2 2 सीरीज 4 4 सीरीज एक साथ में होती है, वहां पर फंसते हैं। तो इनका सॉल्यूशन मैंने आपको जो है इन सब की प्रैक्टिस जो है मैंने हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर दी हुई है। तो सीरीज कंप्लीशन भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मिरर वाला ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, और कुछ नहीं है ज्यादा खास, ठीक है। बाकी अभी आपको नेक्स्ट आपको बताएंगे सर, हमारे विवेक सर, आपको मैथमेटिक्स के बारे में कि भाई मैथ के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, और फिर आपको ज्योति मैम आपको बताएगी कि आपके लैंग्वेज यानी कि भाषा के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। आइए तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस पे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आएंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा। और प्लस हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किन किन टॉपिक पर फोकस करने की आप लोगों को आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने मैथ के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आएंगे 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कहेंगे 20 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो आप कहेंगे कि हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 1.25 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे इस प्रकार टोटल मार्क्स होंगे आपके 25 मार्क्स। यानी कि आपकी जो मैथ आएगी वो आपकी 25 मार्क्स की आएगी। 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपके 25 मार्क्स का ये मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा। अब इसमें लगभग 12 से 13 चैप्टर्स आते हैं, और 12 से 13 चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, यानी कि संख्या और संख्या प्रणाली।
संख्या और संख्या प्रणाली में हम लोग बात करते हैं कि नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं, होल नंबर के बारे में बात करते हैं, इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे नंबर्स के बारे में बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल इस टॉपिक से लगभग अगर आपको बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक किसी भी हालत में आपसे छूटना नहीं चाहिए। और इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो में दे रखी है। और प्लस जब हम रिवीजन कराएंगे आपके पूरे सिलेबस का, तो आप देखेंगे कि हर टाइप के क्वेश्चन जो नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं वो सारे हमने कवर कराए हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 6 क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, 6 क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम, तो कम से कम आप 6 क्लास का भी थोड़ा बहुत सिलेबस आपको आना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कई क्वेश्चन आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी में से भी दे दिए जाते हैं। और ये सारे टॉपिक ना केवल 5th क्लास के लिए बल्कि 6 क्लास के लिए भी हमने आपके कवर सिलेबस में, फुल कवर सिलेबस में दे रखे हैं। और इसके साथ साथ 100 क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया गया है। और जब हम रिवीजन कराएंगे तब भी ये सारी चीजें आपको भली भांति एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो ये पहला टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 मूलभूत संख्याएं। 4 मूलभूत संख्याएं या ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो आप कहेंगे एडिशंस होंगे, सब्ट्रैक्शंस होंगे, मल्टीप्लिकेशंस होंगे और डिविजन्स होंगे। ये नॉर्मल नहीं होंगे कि नॉर्मल 2 संख्याएं आपने ऐड कर दी, 2 संख्याएं आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, 2 संख्याएं मल्टीप्लाई कर दी, 2 संख्याएं डिवाइड, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। एक अच्छे टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या दूसरी संख्या की से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है और दो संख्याओं का योग 48 है यानी कि 48 है, तो पहली और दूसरी संख्या बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फुल सिलेबस में जो हम लोग कराते हैं अपने नवोदय विद्यालय के लिए, वो सारे कवर कर रखे हैं। तो ध्यान रखिए, कहने के लिए तो बहुत आसान टॉपिक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर, लेकिन ये आसान टॉपिक नहीं है। इसमें भी आपको बहुत सारी बारीकियां यहां पर सीखनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बनता ही बनता है। ठीक है, आइए अपने तीसरे टॉपिक्स की बात करें। तीसरा टॉपिक है फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड एंड गुणज विशेषताओं के साथ आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। आपको न केवल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और यह भी पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ और दो संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ आपको मल्टीपल और फैक्टर जान के काम नहीं चलेगा, आपको एलसीएम भी जानना है, आपको एचसीएफ भी जानना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी जानना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ और दो संख्याओं के बीच में रिलेशंस भी जानना है। तो बहुत सारी बातें आपको जाननी है। कहने को तो सिर्फ दे रखा है मल्टीपल और फैक्टर, लेकिन इससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा टॉपिक और एक क्वेश्चन लगभग इससे हर साल आपका बनता ही बनता है। ठीक है, आइए 4th चैप्टर के बारे में बात करते हैं, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। दशमलव संख्याओं के बारे में पूछेगा। दशमलव संख्याओं में आपके एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशंस होता है, डिविजन्स होता है, और इसके साथ साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं डेसिमल्स नंबर की, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। चाहे तो थ्योरी पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में दे देगा या सिंपल सॉल्व करने के लिए आपको दे देगा। तो ये दो टॉपिक से बनता है, फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव संख्याएं, और इसके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चनों को आपको सॉल्व ही नहीं करना है, थ्योरी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी से रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो थ्योरी के साथ साथ आपको अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, लेकिन थ्योरी को भी नहीं छोड़ना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अपने अगले टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक वही है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यही मैंने आपको बताया, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं,
फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है, लाइक फ्रैक्शन कौन सा है, अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और न केवल इसके क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए, क्योंकि जो पिछले साल जो क्वेश्चन दिया गया था वो प्रॉपर्टीज से दिया गया था, थ्योरी से दिया गया था। और हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय अपने एंट्रेंस एग्जाम में सॉल्व क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी भी इंक्लूड करता है। तो न केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बल्कि थ्योरी को भी आपको पढ़ के जाना है, और बड़ी बारीकी से पढ़कर जाना है। जो सब हमारे पूरे जो सिलेबस हमने डिजाइन किया है उसमें सब कुछ दे रखा है, आपको अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। ये क्या है? अब इस मेजरमेंट में आपको यूनिट का कन्वर्जन देखना है कि किलोग्राम को ग्राम में किस में बदलते हैं, मिलीग्राम को ग्राम में किस में बदलते हैं, सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कैसे बदलते हैं। इसी प्रकार मास के बारे में कन्वर्जन सीखना है, मनी के बारे में कन्वर्जन सीखना है, मेजरमेंट आपको सीखना है, टाइम आपको सीखना है, कैपेसिटी में कन्वर्जन सीखना है। तो सारा कन्वर्जन आपको यहाँ पर सीखना है। और साथ साथ आपको यह भी सीखना है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। ये सारी बातें, सारे मेजरमेंट, सारे कन्वर्जन इस चैप्टर में आएंगे, और लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है जो आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में एक ही रूल होता है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बोडा मास। बोडा मास का रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ना केवल रूल पता होना चाहिए बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के आपको आने चाहिए। हमारे जो सिलेबस है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आपसे कराए जाएंगे और कराए गए हैं। जो बच्चे हमसे फरवरी से कोचिंग ले रहे हैं उनके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत सारे कराए गए हैं ताकि उनको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में उनकी मास्टरी हासिल हो सके। और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस टॉपिक से आता ही आता है। एक से अगर मैं कहूं 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशन। तो फ्रैक्शनल नंबर की बात करेंगे, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सारी बातें। अब इसके साथ साथ जो थ्योरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन जैसे आपसे पूछेगा कि एक जो पानी का टैंक है उसमें 3/5 भाग भरा हुआ है, 3/5 भाग भरा हुआ है, तो 20 लीटर पानी को भरने के लिए 20 लीटर पानी को भरने के लिए कितना भाग और चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रैक्शन में आपसे पूछता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कि किसी नदी के किनारे 1/5 पक्षी झुंड में है, 2/5 पक्षी नदी के किनारे हैं, 55 पक्षी बाहर घूम रहे हैं, तो बताइए टोटल पक्षी कितने हैं। इस प्रकार के फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछता है, अच्छे अच्छे टाइप के फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इन सारे बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में इस बार क्या किया गया है कि परसेंटेज से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उसको हटा दिया गया है कि परसेंटेज से नहीं आएगा, लेकिन बाकी आप कर सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, और भी इस टाइप के जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। लेकिन जो परसेंटेज वाले हैं, जहां पे परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, इस सिलेबस में उसको अब हटा दिया गया है। तो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, और नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में हमने डिजाइन कर रखे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की बात होते हैं एरिया और पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर में आपको जानना है कि स्क्वायर क्या होता है, आपको जानना है रेक्टेंगल क्या होता है, आपको जानना है उसका पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। आपको ट्रायंगल्स के बारे में जानना है, उनके एरिया के बारे में जानना है, और आपको पॉलीगन्स के बारे में जानना है, बहुभुज, और उस बहुभुज में आपको उन सभी का पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। ध्यान रखिए। और आपको यह भी कहेगा कि इसका एरिया निकाले, इस प्रकार की कोई फिगर दे देगा, इस प्रकार की कोई फिगर दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका एरिया निकाल दे, कुछ फिगर देगा, उसका एरिया या पेरीमीटर आपसे निकलवाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एरिया और पेरीमीटर से आपके पूछे जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा लाइंस कौन सी होती हैं, लाइंस पूछेगा, आपसे एंगल्स पूछेगा, आपसे डिफरेंट टाइप के एंगल्स पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होता है, राइट एंगल्स कौन सा होता है, कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। सारे टाइप के एंगल्स पूछेगा। आपसे ट्रायंगल्स के बारे में पूछेगा, टाइप ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूरी ज्योमेट्री में पूछे जाएंगे। तो ज्योमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए।
बहुत बेहतर तरीके से आने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है डेटा एनालिसिस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक जोड़ा है। एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा ही आएगा। आपसे पूछेगा बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ में एवरेज पूछ लेगा कि इसका एवरेज बताइए। एक का डेटा दे देगा, दूसरे के डेटा से डिफरेंस पूछ लेगा। तो डेटा एनालिसिस में बार ग्राफ पूछ लेगा। आपको मैंने क्वेश्चंस कराए थे, आपको डायग्राम में पिक्टोरियल ग्राफ पूछ लेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो डेटा एनालिसिस यानी कि डाटा का प्रबंधन एक क्वेश्चन 100% आपका रखा ही रखा है, और बहुत ही आसान टॉपिक होता है। तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। सबसे आसान टॉपिक यही है, डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा का प्रबंधन। ठीक है, अगला टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में आपसे पूछेगा बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस। बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन में कि डिवाइड करिए, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, यानी कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं मैथमेटिक्स की, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, डेसिमल्स को डिवाइड करिए, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करिए। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपसे ये बेसिक मैथमेटिक्स में पूछता है। कभी कभार वो एवरेज भी पूछ लेता है, कभी कभार वो ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। हो सकता है इसमें ना दिए गए, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो सारा जो मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी टॉपिक जो इसमें नहीं है और एग्जामिनर ने पूछे हैं, पिछले साल पूछे हैं, वो सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में पूरा डिजाइन किए गए हैं। यानी कि हमने जो अपना पूरा कोर्स डिजाइन किया है उसमें सारे सिलेबस में एक एक चीज बारीकी से कंप्लीट की है। पिछले साल के सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड किए हैं। हर थ्योरी, हर क्वेश्चंस को आपको पूरा सिखाया जाता है, पूरा बताया जाता है। उससे पहले सारे बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, सारी कैलकुलेशन सिखाई जाती है कि किस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का सिलेबस। क्वेश्चन कितने आएंगे? तो आप कहेंगे 20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा और टोटल आपके 25 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सिलेबस अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब आपकी इंग्लिश की मैडम आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगी। अब हम लोग जानते हैं लैंग्वेज पोर्शन के बारे में कि जो लैंग्वेज, जो मीडियम आप चूज कर रहे हैं, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज से, उसी मीडियम से आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे। एंड जैसा कि आपको पता है कि वहां पर आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 25 मार्क्स के, 25 मार्क्स के। ठीक है, तो उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको अनसीन पैसेजेस के अंदर ही उनके आंसर मिल जाएंगे, बट 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं एंड होते हैं जिनके आंसर्स आपको, उसमें आपको क्या, आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाएगा एंड आपका जो लैंग्वेज का नॉलेज है वो चेक किया जाएगा, जो कि पुटअप होंगे उस लैंग्वेज से, मींस व्याकरण से। एंड व्याकरण में भी क्या, बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में भी क्या क्या, तो बच्चे बेसिक ग्रामर में एक तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है नाउन या संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम या फिर प्रोनाउन से, एंड तीसरा एडजेक्टिव या फिर विशेषण से, एंड चौथा मैं कहूं तो वो हो जाएगा क्रिया या वर्ब से। एंड इसके अलावा मैं आपसे कह दूं, बता दूं कि लैंग्वेज आप जो अपना मीडियम चूज करोगे उसी से आपको क्वेश्चन पुटअप होंगे। दोबारा बता देती हूँ, कई बच्चों को इस बारे में कंफ्यूजन रहती है कि मैम आप तो इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में बता रहे हो, तो क्या सिर्फ इन्हीं 2 लैंग्वेजेस से पूछे जाएंगे? जी नहीं, आपकी मीडियम से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी मीडियम आप चूज कर रहे हो, है ना। ओके, तो बेटा जान लेते हैं अब किसके बारे में। मैम जो बेसिक ग्रामर है उस लैंग्वेज की, उसके बारे में, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। मैं कहूँ पहला होगा नाउन या फिर संज्ञा। तो संज्ञा से कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है? अगर आपको अनसीन पैसेजेस के अंदर दे रखा है इंडिया के बारे में, मान लो एक पैसेज ऐसा है जिसके अंदर आपको इंडिया के बारे में बताया गया है एंड उन्होंने 4th या फिर 5th क्वेश्चन ऐसा बना लिया, 4th या फिर, जी हाँ, क्वेश्चन पूछ लिया, वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, एंड इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस वर्ड को तो कर दिया अंडरलाइन, एंड पूछा आइडेंटिफाई द काइंड या फिर विच ग्रामेटिकल यूनिट इज दिस वर्ड इंडिया, या फिर अंडरलाइंड वर्ड। ओके, सो आपको ऑप्शन में दे देंगे A B C D, जैसा कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पहले में आपको दे दिया प्रोनाउन, ओके, एंड नेक्स्ट आपको दे दिया नाउन,
उसके नेक्स्ट आपको दे दिया एडजेक्टिव एंड लास्ट दे दिया वर्ब। ठीक है, मान लेते क्वेश्चन ऐसा है और आपको बताना है कि विच ग्रामेटिकल यूनिट इज दिस वर्ड। ओके, एंड फिर आपसे ये ऑप्शंस में पूछा गया, तो अब आप क्या करोगे? आपको भी पता है इंडिया क्या है, कौन सा वर्ड है, किस टाइप का वर्ड है। तो मैम ये तो नाउन वर्ड है, ये क्या है? नाउन वर्ड है, कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो इस प्रकार से आपसे इस वाले टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोनाउन एंड, जिसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं सर्वनाम। ओके ओके, तो मैंने बोला कि क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है, ही इज रियली अ जेन्युइन पर्सन, अ जेन्युइन पर्सन। ठीक है, अब आपसे पूछा कि यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये किस प्रकार की व्याकरणिक इकाई है, किस प्रकार की ग्रामेटिकल यूनिट है, या फिर विच यूनिट ऑफ ग्रामर इज दिस वर्ड। ओके, सो मैम हम लोग अगर देख पा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेम ऑप्शन कहाँ से जाएंगे? बाहर थोड़ी जाएंगे अपने बेसिक ग्रामर से। बेसिक ग्रामर से बाहर कुछ नहीं जाना है। एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन आपको दे दिया प्रोनाउन एंड लास्ट आपको दे दिया, मान लेते हैं कि नाउन। तो आप लोग भी थोड़ा सोचो एंड चलिए, तो मैम ही तो क्या है, किसी नाउन की जगह पर यूज किया गया है। कोई नाउन होगी जिसकी बात हो रही है, उसी की जगह पर सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है। तो बच्चे ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वेरी सिंपल। हाँ, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा बेसिक ग्रामर को बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, बच्चों के डाउट्स लिए हैं, जहाँ जहाँ बच्चों को दिक्कतें आ रही है तो कोर्स में वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है। एंड थर्ड, अगर मैं कहूँ कि अपना जो बेसिक ग्रामर है उसका पार्ट हो जाता है एडजेक्टिव, विशेषण। ओके मैम, अब विशेषण से कैसे क्वेश्चन पुट अप होगा? तो मैंने बोला शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड में भी कैसी फ्रेंड? तो बेस्ट फ्रेंड। ओके, चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस आपसे ये लोग ये पूछ लेंगे ये जो बेस्ट वर्ड है ये किस प्रकार का शब्द है, किस प्रकार का वर्ड है, कौन सा वर्ड है। चलिए, एंड ऑप्शन आपको वही जो आपके बेसिक टॉपिक्स है उन्हीं में से पूछेंगे। नाउन, प्रोनाउन, थर्ड दे दिया आपको एडजेक्टिव एंड फोर्थ दे दिया वर्ब। अब आप लोग भी सोचो, थोड़ा सोचो इस पर कि मैम ये जो बेस्ट वर्ड है ये क्या कर रहा है? इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसको एडजेक्टिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्ड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना एडजेक्टिव। लाइकवाइज हिंदी में भी ऐसे ही पूछेंगे कि वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वह मेरी अच्छी दोस्त है, तो वहां पर वो अच्छी शब्द कौन सा हो जाएगा? ये भी व्याकरण का ही एक हिस्सा है और बहुत मेन हिस्सा है। ओके, अब लास्ट में आ जाते हैं मैम हम लोग किस पर? वर्ब पर। अब वर्ब से कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा? तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला he is running मीन्स वह दौड़ रहा है। और आपसे पूछ लिया ये अंडरलाइन वर्ड कौन सा, किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, किस प्रकार की व्याकरणिक इकाई हो जाएगा। चलिए, और ऑप्शन वही आपके बेसिक ग्रामर में से, बट हाँ इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला है। चलिए, एडजेक्टिव एंड लास्ट इज वर्ब। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो रनिंग वर्ड है ये किस प्रकार की व्याकरणिक इकाई है, कि वह दौड़ रहा है, तो वहां पर ये दौड़ना क्या है? तो मैम सीधी सी बात है, दौड़ना नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, है क्या? ये हो जाएगा वर्ब। क्योंकि दौड़ना मतलब एक काम, एक कार्य, तो सारे काम, सारी क्रियाएं, सारे एक्शंस, सारे वर्क्स वर्ब होते हैं। सारी क्रियाएं,
सारे काम क्रियाएं होती है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। एंड इसके अलावा आपसे पूछ लेंगे एंटोनिम्स, और जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट, है ना, उन्होंने पूछ लिया कि उचित शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। उचित शब्द का क्या है, आपको विपरीतार्थक चुनना है। एंड आपके सामने ऑप्शंस दे दिए, अउचित, ब दे दिया आपको अनुचित, स दे दिया आपको न उचित, एंड द दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उचित शब्द का मतलब क्या है, सही, और ये सब आपको क्या है, देखने मात्र से ही पता लग जाएगा कि मैम अउचित तो कोई शब्द ही नहीं है, कैंसिल। न उचित भी कोई शब्द नहीं है, कैंसिल। इनमें से कोई नहीं लग रहा, क्योंकि हमको तो आंसर पता है, क्योंकि हमने इसके बारे में अध्ययन किया हुआ है, हमने सारे विपरीतार्थक शब्द याद किए हुए हैं। तो मैम उचित का तो विपरीतार्थक विलोम शब्द होता है अनुचित। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, और यही मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कैसे आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका चूज द एंटोनिम ऑफ यूज। ठीक है, यूज, इस यूज शब्द का आपको एंटोनिम चूज करना है ना। आपके पास ऑप्शन होंगे ABCD, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, यूज का दे दिया आपको नॉन यूज, अनयूज, मिसयूज एंड डिसयूज। ओके, आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। अब बस आपको क्या करना है, कुछ चीजें होती है हमारी फ्लुएंसी में होती है, हमको पता होता है उसका आंसर। वो कैसे मैम, नॉन यूज तो लग नहीं रहा, सही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने स्टडी करी हुई है, हम लोग कॉन्फिडेंटली देने जा रहे हैं पेपर। ओके, तो इसका हो जाएगा मिस यूज, यूज का हो जाएगा मिस यूज। अब आप लोग ये मत ले लेंगे मैम डिस यूज होगा, नो, यूज का मिस यूज। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, तो मैम नेक्स्ट अपना जो बेसिक में है वो है सिनोनिम्स, मींस पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द। अब वो कैसे पूछे जाएंगे, जैसे ले लिया अग्नि का पर्यायवाची या फिर समानार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द चुनिए, एंड वही आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, अ, ब, स और द, अ, ब, स, द। ओके, अब अग्नि का दे दिया आपको एक तो नभ, गगन, अनल एंड आकाश, या फिर दे दिया आपको राकेश। ठीक है, ये है ऑप्शंस आपके पास। अब मैम हमको तो पता है आग, अनल, पावक, आग, अनल, ज्वाला, पावक ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। नभ तो आकाश का है, राकेश चंद्रमा का है, गगन भी आकाश का ही है, तो ऑप्शन द हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर आपने सारा जो सिलेबस है उसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। चलिए बच्चा, होपफुली आपको इस चीज में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो रहा अपना बेसिक का। अब आ जाते हैं जो कि क्या है, लार्ज पोर्शन है लैंग्वेज पार्ट का, लैंग्वेज पोर्शन का, वो है अनसीन पैसेजेस। क्या है, अपठित गद्यांश। जो आपको दिया हुआ होगा पूरा पैसेज, उसको आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना है, पढ़ना है, समझना है, और पढ़कर और समझकर जो 3 से 4 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे, उनका उत्तर देना है, उनका आंसर
करना है। इसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है पहले, फिर वहीं से आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। चलिए बच्चा, मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो फाइनली ये था आपके लिए एक सिलेबस का कंप्लीट वीडियो, जहां पर आपको मानसिक योग्यता, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स बता दिए, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। आपका जो भी प्रश्न है, जो भी सुझाव है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही ये हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी एंड्रॉइड ऐप के अंदर आपके बच्चे को कोचिंग दी जाती है। ये सारे बच्चे जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने हमारे से कोर्सेज लिए थे। सिर्फ ये नहीं है, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिन्होंने हमारे से कोर्सेज लिए थे और आज वो जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में ये बच्चे पहुंच चुके हैं। तो आप भी आपके बच्चे को यदि भेजना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्सेज को लीजिए। मैं भी पढ़ाता हूं मानसिक योग्यता आपके बच्चे को, मैथ्स भी मैं बहुत बार जो है मैंने बच्चों को पढ़ाई है। विवेक सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ज्योति मैम आपके बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाएगी, जीके पढ़ाएगी। ठीक है, चलिए तो आप जो है हमारे ऐप को इंस्टॉल करके भी कोर्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट light.allrounder.bss.com के ऊपर जाकर भी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, या डायरेक्ट हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक कूपन कोड है AR500, जहां पर एंट्रेंस एग्जाम के सारे कोर्सेज के ऊपर 500 रुपए का एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, और NC500 मतलब कि NCERT के जो भी हमारे कोर्सेज हैं उनके ऊपर छूट मिल रही है। जहां पर अगर मैं बताऊं, सारथी का न्यू बैच अभी आपके लिए लॉन्च हो रहा है। सारथी का न्यू बैच मतलब कि बैच टू जो है वो जल्द से जल्द आपका अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर बिल्कुल स्टार्ट से शुरू से पढ़ाया जाएगा। अगर आपने अभी तक मान लीजिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है तो भी आप पढ़ पाओगे, तो जल्दी से बैच में एनरोल कीजिए। ये है हमारा सारथी का बैच 1। सारथी रिकॉर्डेड भी है। यदि आपका इतना बजट नहीं है, आप फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, देखिए सारे बैचेज ज्यादा से ज्यादा 3500-4500 रुपए से ज्यादा पूरा बैच नहीं है। कंप्लीट बैच की बात कर रहा हूं। 2900 रुपए का भी बैच है, 4500 रुपए का भी बैच है। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका बजट है, वैसी आपको फीस पे करनी है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और ये जो बैच है सारथी बैच, इसके अंदर लाइव आपके बच्चे को पढ़ाया जाता है और रिकॉर्डेड भी मिलता है साथ में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मारुति बैच, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए है, और इसी के अंदर योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6th के लिए, सुपर बैच है सबके लिए। यदि आपका बच्चा 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, JNV, सैनिक, RMS, CHS सबका एक साथ में प्रिपरेशन होती है सुपर बैच के अंदर। ठीक है, NCERT की कोचिंग आपको मैंने दिखाई दी है। मिलते हैं हमारी अगली किसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।